एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड लिलिथ गो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में और इस वक्त थे लॉर्ड लिलिथ गो वायसराय। अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्र नाथ टैगोर ये थे भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण किसका प्रवेश था? दिल्ली सल्तनत का जो अस्तित्व है वह मिट गया, किसके कारण से? किसने आक्रमण किया था? किसने किया था? तैमूर ने। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं थी? इन चारों जगहों में से आपको कोई एक जगह बताना है जिस पर 1857 के विद्रोह का असर नहीं हुआ था। तो इन सबको जब देखोगे तो आपके लिए ऑप्शन बेहद आसान है, आप यहाँ से टिक आउट आसानी से कर पाओगे। झांसी आपको पता है इन्वॉल्व था, जगदीशपुर पता है इन्वॉल्व था, लखनऊ इन्वॉल्व था। एक ही जगह आपने नहीं पढ़ा है, वह है चित्तौड़। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रसायन को फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइपो का इस्तेमाल किया जाता है, और वो है क्या? वो है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस चीज पर? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस चीज पर निर्भर करता है? तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार उसके न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? सहसंयोजी यौगिक, आयनी यौगिक, समन्वयी यौगिक या अंतराली यौगिक? कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं वह सब सहसंयोजी यौगिक यानी कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए ऑक्साइड बनाना सबसे कठिन है? ये ऑक्सीकाइड नहीं है, ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्साइड बनाना सबसे कठिन इसमें से किसके लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ऑक्साइड बनाना सबसे कठिन किसके लिए है? या फिर दो ऐसा चीज है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, और आप कंफ्यूज हो रहे होगे अगर थोड़ा भी आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो। क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए ऑक्साइड बनाना बहुत कठिन है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की आग बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं है? आप जानते हो अगर कहीं पे भी पेट्रोल से आग लगा हुआ है तो उसके लिए जल बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है क्यों। पेट्रोल हो, केरोसिन हो
किसी भी चीज़ का अगर इस तरह की चीज़ों का आग लगा हुआ हो तो उसमें जल का यूज़ अगर आप करोगे भी तो यूजलेस है, क्योंकि जल भारी होने के कारण पेट्रोल का वायु से संपर्क बना रहता है जिससे वह जलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मान लो आग लगा हुआ है, जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, तो आग तो जलता रहेगा। ठीक है, जनरली हम लोग आग को खत्म करने के लिए डालते हैं ताकि ऊपर पे पानी आ जाए, यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो कहां पर अधिकार है भारत के महान्यायवादी को सुनवाई करने का? भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो वहां पर महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 निम्न में से किससे संबंधित है? 324 से लेकर 329 का अनुच्छेद किससे संबंधित है? वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसने भी अनुच्छेद पढ़ा है वो कर सकते हो। तो किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। ठीक है, चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 324 से 329 है। और अगर भाग आपसे पूछा जाए कौन सा भाग है, तो भाग है 15। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पहली राष्ट्रीय वानिकी योजना लागू की गई थी? भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पहली राष्ट्रीय वानिकी योजना लागू की गई थी? कब की गई थी? ये की गई थी 1952 में। कब की गई थी? 1952 में पहली राष्ट्रीय वानिकी योजना लागू की गई थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक देश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे कितने माह बाद संसद द्वारा अनुमोदित प्राप्त करना अनिवार्य होगा? तो 6 माह के भीतर। ठीक है, 6 माह के भीतर इसको अनुमति मिल जाना चाहिए संसद से, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान कोईल गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक डैश को बढ़ाकर उपकरण के साथ एक श्रेणी में प्रयोग करके एक वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको फिर से समझो कि एक, अगर सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे ताकि वह एक वोल्ट मीटर बन जाए? बस अब से आपको यही समझना है। गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या लगा दोगे ताकि वह एक वोल्ट मीटर बन जाए? क्या लगा दोगे? आप एक प्रतिरोधक लगा दोगे। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर के साथ आप एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हो, वो भी कैसे ऐड तो आप कर दोगे, अगर आप सीरीज में, श्रेणी में ऐड करोगे तो वह वोल्ट मीटर के तौर पे काम करेगा। अगर आप इसको पैरेलल में ऐड कर दोगे तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, गैल्वेनोमीटर में अगर सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो वह क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है। अब आपको बताना है क्या होगा आपका सही आंसर। जो चीज आप कंफ्यूज करते हो वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको वहां से ऑप्शन उठाना है क्या होगा सही आंसर।
तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? आप जानते हो खतरे के सिग्नल के लिए लाल कलर यूज किया जाता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बस एक ही चीज आपको याद रखना है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसी कारण से खतरे के सिग्नल के लिए लाल कलर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूर से ही वह पता चल जाए। अगला क्वेश्चन है, डैश में एक कम प्रतिरोध को जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को एक आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी इसी के बारे में मैं ऊपर बोल रहा था। ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपको क्लियरली याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो बहुतों ने कर लिया होगा। अगर थोड़ा सा आपका ध्यान स्थिर होगा जब मैंने आपको बताया अभी, तो इसको समांतर में जोड़कर, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलली जोड़ते हो, अगर ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहाँ आप एक रेजिस्टेंस जोड़ते हो R, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आमीटर। ठीक है, वहीं पे अगर ये है आपका गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस जोड़ते हो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका वोल्टमीटर। अभी मैंने ऊपर बताया। आई होप कि ये दोनों क्लियर है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और डैश पर प्रक्षेपित किया जाए। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसको समझना है, आप सही कर लोगे। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ो। क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक प्रक्षेप्य गति में यानी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, क्षैतिज सीमा एक समान होती है, क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और डैश पर प्रक्षेपित किया जाए। यानी किस एंगल पे आप प्रक्षेपित करोगे ताकि क्षैतिज सीमा एक समान प्राप्त हो। तो किस पर करोगे आप? या तो एंगल थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही समान जो आप क्या बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक ही करेगा, या तो थीटा या 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 अंश ऋण थीटा। हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन समझ लो इसको। ठीक है, और अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आपका रहता, पूछा जाता तो छोड़ो, ऑप्शन रहता 45 डिग्री, ठीक है, तो बहुत लोग बिना सोचे समझे 45 डिग्री मार देते। 45 डिग्री क्या है? जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछा जाए कब ट्रेवल करेगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए एंगल जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ठीक है, एक एंगल पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, यही समान डिस्टेंस एक और एंगल के लिए ट्रेवल किया जाएगा, वो क्या होगा? तो वो होगा थीटा। अगर ये है तो ये है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तुलना में उच्च आवर्धन देता है, क्यों? एम्प्लीफिकेशन पावर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से अधिक होता है। आपको बताना है ऐसा क्यों, क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। ठीक है, इस कारण से आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें बहुत अधिक जो उसका आप बोल सकते हो ना, उसको बड़ा करके दिखाना, वो बहुत अधिक क्लियरली आपको दिखता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हाइटोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइटोमीटर। इससे हम लोग वर्षा की मात्रा माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश बल के अनुप्रयोग के बिंदु
और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं। ये सब मैंने आपको वन लाइनर में पढ़ाया हुआ है। बस अगर आपका दिमाग स्थिर रहेगा तो आप इसको कर पाओगे, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर नहीं कर पाओगे, आपके लिए भारी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है क्या बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? फिगर से इसको समझो, ठीक है, फिगर से समझो। बल के अनुप्रयोग का बिंदु यानी ये एक डंडा है, ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और ये क्या है? रोटेशन की धुरी, यहाँ से ये चीज घूम रहा है, ये ऐसे इस तरह से घूमेगा। तो आपको बताना है इस सीधी दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो जरूर आप इसको कर पाओगे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आघूर्ण भुजा, ठीक है, आघूर्ण भुजा इसको कहते हैं, यानी मोमेंट आर्म कहते हैं इसको। अगर ये चीज आपने पढ़ा होगा, टॉर्क आपने अगर पढ़ा है तो ये आप कर पाओगे, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आवेग की एसआई इकाई क्या है? आवेग यानी इंपल्स की एसआई मात्रक क्या है? आवेग की एसआई मात्रक क्या है? क्या है? न्यूटन सेकेंड। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया किस तरह के जल में हो सकता है? किसमें हो सकता है? अब क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के जल के बारे में चर्चा किया गया है। तो किसी भी तरह का जल हो उससे कोई मतलब नहीं है। लोहे पर जंग लगने के लिए मॉइस्चर और ऑक्सीजन चाहिए, तो ये मिल गया, उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी तरह का जल हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है पेशवा परंपरा किस पेशवा के कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दी गई थी? पेशवा परंपरा किस पेशवा के कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दी गई थी? तो उस वक्त का पेशवा, लास्ट पेशवा कौन हुआ? बाजीराव द्वितीय। इसके समय में पेशवा प्रथा को अंत कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑक्सबो झील। क्या कहा जाता है? ऑक्सबो झील। मिएंडर जो होता है, ठीक है, मिएंडर, इसमें बने झील को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऑक्सबो झील। अगला क्वेश्चन है मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। ये आप जानते हो कि पृथ्वी पर अगर सबसे गहरा गर्त आपसे पूछा जाए तो वह है मेरियाना गर्त। वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी जलमग्न आंशिक रूप से विघटित वनस्पति पदार्थ से बनी होती है? निम्न में से कौन सी मिट्टी जलमग्न आंशिक रूप से विघटित वनस्पति पदार्थ से बनी होती है? कौन सी मिट्टी है? वह मिट्टी है पीट मिट्टी, ठीक है, पीट मिट्टी आंशिक रूप से विघटित वनस्पति पदार्थ से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कौन सा है? मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको वन लाइनर में पढ़ाया हुआ है। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा देवप्रयाग। ये तो आसान है, अलकनंदा और भागीरथी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन इसके साथ ही मैंने बताया हुआ है टोटल 5 प्रयाग हैं, इसको पंच प्रयाग कहा जाता है, ठीक है,
कितने प्रयाग हैं टोटल? 5 प्रयाग हैं, यानी 5 संगम है जिसको आपको याद रखना है। कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और एक बच कौन सा गया? एक बच गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये 5 प्रयाग हैं। तो कर्ण प्रयाग जो आपको दिख रहा है यह किसका बोल सकते हो, कौन किस 2 नदियों का संगम है? कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम है। किसका है? अलकनंदा और पिंडारी। जिसको नहीं याद है फिर से एक बार नोट डाउन कर लो और इसको याद रखो। ठीक है, अलकनंदा और पिंडारी का संगम कर्ण प्रयाग। वहीं पे देव प्रयाग अगर आपसे पूछा जाए, अलकनंदा और भागीरथी आपने अभी देखा। ठीक है, रुद्र प्रयाग अगर पूछा जाए तो रुद्र प्रयाग किसका संगम है? तो रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। किसका है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। नंद प्रयाग किसका है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी का है। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी है। ठीक है, एक में मौ है एक में नौ है। ठीक है, तो नंद प्रयाग नंदाकिनी, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी। देव प्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन है? देव प्रयाग में अलकनंदा के साथ है भागीरथी। और एक बच गया विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन है? अलकनंदा का धौलावीरा के साथ, अलकनंदा और धौलावीरा। तो एक आपने देख लिया, हर नदी में हर संगम में एक अलकनंदा तो है ही, दूसरा नदी चेंज हो रहा है। तो आपके लिए याद रखना आसान है, आप एक बार अगर अच्छे से याद कर लोगे तो आपका हो जाएगा याद। ठीक है, फिर से एक बार आप इसको देख लेना और याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? लेना नदी रूस से होकर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? डांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो डांगरी घग्गर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है? किस भारतीय राज्य का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है? रात में तापमान कम क्यों हो जाता है? अब इतना बार इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट आज भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि तुम ध्यान से सुनते ही नहीं हो। तुम्हें बस जल्दीबाजी रहती है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है, तो कंफ्यूज तो हो गए। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा थल समीर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तटीय क्षेत्रों के निकट, इससे कोई मतलब नहीं है। किसके कारण? रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है, बस यहीं पे ध्यान देना है। अगर दिन के समय रहता तो आंसर कुछ और होता, रात के समय रहता तो आंसर कुछ और होता, भूमि रहता तो आंसर कुछ और होता, जल रहता तो आंसर कुछ और होता। लेकिन आपको उतना दिमाग लगाना नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान देना है रात के समय। ठीक है, रात के समय अगर तापमान कम हो रहा है यानी किसके कारण होगा? थल समीर के कारण। 2 तरह का समीर होता है, यानी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। लैंड ब्रिज मैंने बताया हुआ है कहां से कहां चलती है, नामकरण हमेशा जो देने वाला होता है उसका होता है। तो जब लैंड से सी के तरफ अगर हवा चल रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज यानी थल समीर। और समुद्र से अगर चलेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सी ब्रिज। ठीक है, सी ब्रिज याद रखना, जहां से चल रही है नाम हमेशा उसी के साथ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र इन चारों में से किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र झींगा में आपको मिलेगा, इन चारों में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कालाजार का रोगवाहक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है। कालाजार का रोगवाहक कौन है? सीतका मक्खी। सीतका मक्खी ये कालाजार का रोगवाहक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक सामान्य बेहोश करने वाला पदार्थ और उत्तेजक पदार्थ दोनों है?
बेहोश भी किया जा सकता है, और उत्तेजक पदार्थ यानी जो नशा का पदार्थ है वो भी है। कौन सा है? वो है आपका कोकीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रूप में पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? किस रूप के पौधे से, यानी कोको और चॉकलेट का जो पौधा होता है, कोको प्लांट होता है, वह कैसा प्लांट है? किस तरह का पेड़, पौधा, झाड़ी क्या पाया जाता है इसका? तो इसका पेड़ पाया जाता है, वृक्ष पाया जाता है। ठीक है। कोको प्लांट कैसा है? ये वृक्ष नुमा आकृति है इसका। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है यूकैरियोटिक सेल में? तो ये लियोप्रोटीन से बनी होती है। किससे? लियोप्रोटीन से। ठीक है। और अगर इस लियोप्रोटीन को तोड़ दोगे तो यही आंसर थोड़ा सा आपका बदल जाएगा। क्या? लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, ये भी आपके ऑप्शन में रहता है। तो देखो, बस अगर ध्यान से थोड़ा सा अगर आप याद रखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हुए भी कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल डाल के आपको कंफ्यूज किया गया। आपको यूकैरियोटिक और दूसरा कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक। तो इन दोनों में डिफरेंस अगर देखोगे तो प्रोकैरियोटिक में किसी में झिल्ली होता ही नहीं है। तो प्लाज्मा झिल्ली अगर बात किया जा रहा है, अगर यूकैरियोटिक नहीं भी होता तो आंसर आपका यही होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरिया से संबंधित सही है? इन चारों स्टेटमेंट्स में से यूरिया से संबंधित स्टेटमेंट कौन सा सही है? जैसे ही आप देखते हो ऑल, बस आपके दिमाग में वही कौंधने लगता है और आप आंसर कर देते हो, तो बहुत बार आप सही भी हो जाते हो। तो आपका सही आंसर है डी। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है। तो आपका सही आंसर है डी, ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? यह किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, इसकी मांग सबसे पहले कांग्रेस ने कब की थी? तो इसकी मांग कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है, यानी किस शब्द से? ठीक है, किसे कहा जाता है, यानी किस शब्द से बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को, यानी जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको किसका शपथ दिलाया जाता है? किसके नाम पर वो ओथ लेते हैं? तो वह है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स के नाम का ओथ दिलाया जाता है जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? अब कुछ बच्चों ने तो डी बिना सोचे समझे मार दिया होगा। जिसने बिना सोचे समझे मारा उसको मैं मारूंगा, क्योंकि हमेशा क्या है, अभी ऊपर मैंने एक ऑल वाला सही करवा दिया, तो क्या तुमको क्या लगता है हमेशा ऐसा ही सही होगा? यहाँ पे अगर आप आते हो थोड़ा तो दिमाग को आपको स्थिर रखना होगा, नहीं तो हमेशा सही नहीं रहोगे आप। चलो, यहाँ गलत है जिसने भी आंसर डी किया है, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या है, जमीन पर उगने वाले सब्जियों के अध्ययन को, जमीन पर उगने वाले सब्जियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी नहीं कहा जाता है, यह है झाड़ियों के अध्ययन। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, झाड़ियों और वृक्षों के अध्ययन को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। क्लियर?
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ये लिखा गया था फारसी में। आपको बताना है किसने लिखा था, और ये थे एक सिख गुरु। तो जफरनामा की रचना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। किसमें? तो फारसी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किस ने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कर पाओगे आप, क्योंकि सहायक संधि के बारे में बहुत बार आपने पढ़ा है। तो वहीं से एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि सहायक संधि वेलेस्ली के साथ किस किस ने किया था? इन सभी में से अगर आप देखोगे, हैदराबाद का निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल का नवाब, इन सब में से ऊपर वाला जो तीन है, इन सभी ने सहायक संधि पर सिग्नेचर किया था, जो वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। बंगाल के नवाब ने सिग्नेचर नहीं किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है, इन चारों में से आपको बताना है कौन सही है। पहला आपको क्या दिख रहा है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा है तृतीय मैसूर युद्ध, तीसरा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और चौथा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसमें से कौन कौन सा सही है, ये आप बताओ। क्या होगा सही आंसर? तो यहां देखो, मैं अगर बात करूं, मुझे यहाँ पे 2 सही दिख रहा है। एक है दूसरा वाला, और दूसरा कौन सा है? तीसरा। ठीक है। तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 टू 92 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये सही है। और चौथा जो हुआ था वो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 4 मैसूर युद्ध हुआ था। इसके बाद जो मैंने बोला तीसरा सही है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी सही है। और पहला जो मुझे दिख रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये 67 से 69 गलत है, क्योंकि ये कब हुआ था? 1775 से लेकर 82 के बीच में ये हुआ था। और लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये 45-46 में नहीं हुआ था। 45-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध था वो था 1848-49 के बीच में। ठीक है। तो आपका ए और यानी 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है, इसलिए आपका आंसर डी होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये लास्ट विस्तार आप जो बोल सकते हो वो डलहौजी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ठगों के दमन में निम्न में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में, अब ये आप जानते हो, जल्दी से आंसर करो। क्या होगा सही आंसर? तो मैंने बताया था कब? तो 1830 ईस्वी में। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। 1830 में विलियम बेंटिक्ट के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया। किसके मदद से? तो स्लीमैन के मदद से, कर्नल स्लीमैन। ठीक है, ये संबंधित है ठगी प्रथा के अंत से। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे 2 टेबल दिख रहा है, आपको दोनों को मैच करना है। तो पहला दिख रहा है आपको बहादुर शाह, दूसरा दिख रहा है फर्रुखसियर, तीसरा दिख रहा है मोहम्मद शाह, चौथा दिख रहा है बहादुर शाह द्वितीय। इधर है शाह बेखबर, मुगल वंश का घृणित कायर, रंगीला और जफर। अब बताओ सही आंसर क्या होगा? आप सभी को जान रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अकेले अकेले सबको पढ़ा है, तो यहाँ पे एक साथ पढ़ लो। तो पहला है बहादुर शाह। बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? शाह बेखबर। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? फर्रुखसियर को कहा जाता था घृणित कायर। ठीक है, मुगल वंश का घृणित कायर। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही है, पूरा नाम अगर आप देखोगे मोहम्मद शाह रंगीला आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके नाम में ही याद हो गया है सबको।
मोहम्मद शाह रंगीला, और बहादुर शाह जफर, इसी को बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? किस नाम से बैठा था? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये सिंहासन पर बैठा था। कौन? मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध ग्रह पर एक वर्ष आपको कितने दिनों के, पृथ्वी से अगर कंपेयर करोगे तो कितने दिनों का मिलेगा? तो बुध पर एक वर्ष जो है वह 88 दिनों के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इंडिया जो आप अभी ये जान रहे हो, ये इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन लोगों के द्वारा, यानी किन भाषा के लोगों के द्वारा किया गया था? तो यह है ग्रीक। ठीक है, ग्रीक भाषा में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस पर आधारित है? अभी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है, बस आंखों के फेर के कारण आप इसमें कभी कभी गलती कर देते हो। जैसे ही आप 82.5 डिग्री देखते हो आप आंसर करने लगते हो 82.5 डिग्री, जो कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। सबका गलती नहीं होता है, मैक्सिमम तो सही कर लेते हो क्योंकि अब आप लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हो। लेकिन जो अभी भी गलती कर रहे हो वो ध्यान दो कि 82.5 या तो ऐसे लिख सकते हैं या 82 डिग्री 30 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सही है। यहाँ देखना है पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर। तो 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है और आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? अब ये क्वेश्चन बोलो आपने नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैंने खुद पढ़ाया है आपको ऑनलाइनर में। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है वो है सोनभद्र। ये यूपी का एक जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको सजाना है इन 4 पर्वत श्रेणियों को। क्या होगा सही आंसर? तो सबसे पहले लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर, इसमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे पहले आएगा काराकोरम, सबसे ऊपर पे है। ठीक है, इसके बाद आएगा लद्दाख, इसके बाद आएगा आपका जास्कर, इसके बाद आएगा पीर पंजाल। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। लद्दाख, सॉरी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, आप ये जान रहे हो, आपको ये बताना है इसका दूसरा नाम और क्या है। कोलाबा पॉइंट, लाइचिंग, पिग्मेलियन, इन सभी में से आपको बताना है क्या क्या इसका नाम है। तो इसका यहाँ पे 2 नाम और मुझे दिख रहा है, यह है लाइचिंग और पिग्मेलियन। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 और 3। लाइचिंग पॉइंट भी इसको कहा जाता है और पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। तो आपका सही आंसर यही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? इन सभी में आपको बताना है विद्युत का कुचालक कौन है। इन सब में से लेड एक धातु है जो विद्युत का कुचालक है। ध्यान देना है, यहाँ पे धातु भी पूछा जा रहा है, आप इसमें कंफ्यूज मत करने लगना। अगर कुछ और ऑप्शन में दे दे, मान लो यहाँ पे लकड़ी दे देता, ठीक है, तो आप क्या करते? लकड़ी मार देते? नहीं, आपको देखना है धातु भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखकर एग्जाम में 2 से 5 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो, जो आप अभी ला रहे हो।
अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 2 टेबल आपको दिख रहा है और सही से आपको मैच करना है। चलो मैच करो और बताओ सही आंसर क्या होगा। हीरा, संगमरमर, रेत, मानिक, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन। यहां से आपको मैच करना है और बताना है क्या होगा सही आंसर। जल्दी से मैच करो और बताओ सही आंसर क्या होगा। हीरा में क्या है, आपको कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपको बताना है। तो आप जानते हो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन हो जाएगा। संगमरमर में क्या पाया जाता है, जल्दी बताओ। संगमरमर में क्या पाया जाता है, संगमरमर में पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद रेत, रेत में पाया जाता है सिलिकॉन, बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हो। उसके बाद बच गया मानिक, इसमें पाया जाता है एल्यूमिनियम, और यही आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जो चीज़ आप जान रहे हो वो तो जान ही रहे हो, जो न्यू आता है उसको दिमाग में स्टोर कर लो। अब कहीं मैं अगर ये पूछ लूँ कि निम्न में से मानिक में कौन सा तत्व पाया जाता है और यहाँ से आप याद नहीं रखोगे तो फिर आप फंस जाओगे, तो बेकार हो गया ना आपका पढ़ना। तो याद रखना है मानिक में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ से सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो के लिए जा रहे थे, ठीक है, तब इनको विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। आपको यह बताना है किसने। तो महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा यानी खेतड़ी के महाराजा ने इनको विवेकानंद का उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हुए, और इनका जन्म भी पूछा जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। बंगाल की उस जगह का नाम आपको बताना है। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि बंगाल में इनका जन्म कहाँ हुआ था। आज मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी कमेंट में मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थी। मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। तो मिर्जा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, चिरेफेरोफिली। क्या कहलाता है, चिरेफेरोफिली, ये कहलाता है चमगादड़ द्वारा जो परागण या पॉलिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, सैयद बंधु को, ठीक है। 2 भाई थे सैयद बंधु, इन दोनों को किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने बहुत सारे राजाओं को बनाया और बिगाड़ा मुगल साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो संथालों ने मेजर बरो को हराया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, उसमें मेजर बरो को संथालों ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा गया। स्पेशली ये कांग्रेस से ही प्रेरित है, इसलिए मेरे मुंह से निकल भी गया। कांग्रेस तो गलत नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन का जब भी बात करते हैं ब्रिटिश भारत में, तो सबसे जो मेन पिलर था वो कांग्रेस ही था। तो उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती थी। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा उग्रवादी चरण, ठीक है। 1905 से लेकर 1917 की अवधि को उग्रवादी टाइम पीरियड कहा गया।
और 1907 में आपको पता है कि 1905 से ही ये चालू हो चुका था। एक्चुअली में 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसी के बाद ही कांग्रेस दो खेमों में बट गई थी, एक जो शांति चाहता था और एक जो आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और जिंदगी के बदले जिंदगी चाहता था। ठीक है, तो वो 5 से चालू हुआ और 17 तक ये धीरे धीरे चलता रहा। उग्रवादी चरण इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला का नाम बताएं जिसने 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया। कौन है वो? वह है मालवथ पूर्णा। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2021 को कौन सा शहर 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट की मेजबानी करेगा? तो 2021 में 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट होना है। इसका मेजबान शहर कौन सा है? कौन सा शहर है इसका मेजबान? तो इसका मेजबान शहर है विशाखापत्तनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 21 राज्यों के प्रगतिशील किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पुरस्कार का नाम बताएं। 21 राज्यों के प्रगतिशील किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार दिया है। आपको बताना है कौन सा पुरस्कार दिया है। कौन सा पुरस्कार दिया है? तो कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया है? मेरी दिल्ली मेरा सुझाव, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ईरान। बहुत बार आपने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया है? कौन सा मंत्रालय है वो मंत्रालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, 28वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस बार मुख्य रूप से किस लीडर पर केंद्रित होगा? 28वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आपको बताना है किस पर केंद्रित था? किस पर केंद्रित था? महात्मा गांधी पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? ये भी गुजरात में ही है, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइबर सेफ वुमन पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? साइबर सेफ वुमन, ये पहल शुरू किया गया है, कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा ने हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है रोहित शर्मा के द्वारा। आपको बताना है कौन से शहर में? कौन से शहर में? तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभंकर क्या है? विजिट नेपाल ईयर 2020, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है क्या? जेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में कौन से 2 खेल शामिल किए गए हैं? तो 2 ऐसा खेल है जिसको इस बार खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया। आपको बताना है वो दोनों खेल कौन सा है? वो है लॉन टेनिस और साइकिलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? किसके द्वारा जीता गया था? पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता था? ये जीता गया था सौरभ चौधरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, airlineratings.com के अनुसार दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी है? airlineratings.com ने ये पब्लिश किया है। आपको बताना है सबसे सुरक्षित एयरलाइन इसके हिसाब से कौन है? कौन है? यह है क्वांटास एयरवेज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्य में एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया है? क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसरो के द्वारा। कहाँ स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाहा साड़ियों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुलाहा साड़ियों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? परिणीति चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के नगर निगम ने गो ग्रीन अभियान शुरू किया है? गो ग्रीन अभियान यह किस शहर के नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है?
तो भुवनेश्वर के नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग में अंडर 21 आयु वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग में अंडर 21 आयु के लिस्ट में कौन है नंबर 1 पे? ये है मानव ठक्कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सोलर पार्कों के वित्त पोषण के लिए किस देश को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है? किस चीज के लिए? तो सोलर पार्कों के निर्माण के लिए। जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा क्यूबा। ठीक है, इसको भारत ने 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुरेश चंद्र शर्मा को। किसको? सुरेश चंद्र शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है? 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष किसने घोषित किया है? किसने किया है? तेलंगाना ने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का हाल ही में स्विट्जरलैंड के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने एयर इंडिया एयरलाइंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है? तो एयर इंडिया के कितने परसेंट शेयर्स बेचे जा रहे हैं? तो एयर इंडिया के 100% शेयर्स बेचे जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किसने किया? किसने किया? ये स्मृति ईरानी के द्वारा विमोचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य ने एथलीटों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना की घोषणा की है? मणिपुर राज्य का ये घोषणा है, ये एक प्रोग्राम है एथलीटों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए। कौन सा स्कीम है? वो है CMAST और CMAT। ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है मणिपुर राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ के नाम पर रखने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है? तो कौन सा वो रेलवे स्टेशन है जिसका नाम नाना शंकर सेठ रखा जाएगा? तो वो रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराजा हवाई अड्डा करने का निर्णय लिया है? वह कौन सा हवाई अड्डा है? वह हवाई अड्डा है औरंगाबाद एयरपोर्ट। ठीक है, इसका नाम चेंज होकर अब क्या हो जाएगा? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, किस समुदाय के लोगों द्वारा नवरोज उत्सव को नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है? नवरोज उत्सव को नए साल की शुरुआत के रूप में किस समुदाय के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह है पारसियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में किसे विश्व में सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में चुना गया? सर्वकालिक सबसे महान नेता BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने ये सर्वे कराया था और इसमें पता चला कि महाराजा रणजीत सिंह सर्वकालिक सबसे महान नेता हुए। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2009 अवार्ड जीता है? BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019, इसका अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? किसके द्वारा? तो PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।